बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 एमसीक्यूज। फिजिक्स पॉइंट बासुर शीट से। तो स्टूडेंट पहले एमसीक्यूज है हमारे पास, एस द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। यूनिट निकालने से पहले आपने फार्मूला देखना है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन। एरिया क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन मीटर नहीं हो सकता, पास्कल भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर और स्ट्रेस के यूनिट क्या होते हैं? सेम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? डेल्टा इज करेक्ट आंसर। ए एंड सी विल बी राइट आंसर। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज प्रोटॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस या मैग्नेट। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म का फिनोमेना पैदा होता है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो है उसका यूनिट हमने निकाला हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में मेजर करेंगे, जबकि स्ट्रेन यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और फार्मूला बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो अगर उसकी आप डायमेंशन कन्वर्ट करो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट बनता है। तो न्यूटन क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्क्वायर के साथ अगर हमारे पास यहां से इसकी कन्वर्जन करेंगे, इधर हमारे पास क्या आ रहा था? पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन वाला मीटर मिलकर मीटर इनवर्स बनेगा। तो इसकी जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर आएगा। ये इसकी डिमेंशन या डिमेंशनल फार्मूला होगा। स्ट्रेस का भी यही होगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही होगा। द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसका भी आंसर हमारे पास बीटा करेक्ट होगा, सिंपल बुक की डेफिनेशन से। substances which has substances which has lose their resistivity at very low temperature are called superconductors। कि वो हमारे पास सब्सटेंसेस जो वेरी लो टेम्परेचर पर अपनी रेजिस्टिविटी को खत्म कर देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स का नेम देते हैं। तो सुपर कंडक्टर की अगर बात की जाए तो हमारे पास जैसा कि मरकरी है 4.7 केल्विन पे सुपर कंडक्टर बन जाती है। उसके अलावा हमारे पास लेड वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं उसको हम सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यू हमारे पास है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस तरह का आ गया हमारे पास कि मेटल सच एज कॉपर, जिंक, आयोनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड आर। तो बच्चों ये क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, एमॉर्फिक सॉलिड होंगे, पॉलीमेरिक सॉलिड होंगे या क्रिस्टल लैटिस होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वेल अरेंजमेंट एक पाई जाती है। एमॉर्फिस होते हैं विद आउट फॉर्म, और पॉलीमेरिक सॉलिड के अंदर लॉन्ग चेन एबिलिटी होती है। तो कॉपर, जिंक और आयनिक कंपाउंड जो है वो कौन से कहलाएंगे? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके अंदर एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट लाई करेगी, इसलिए हम इसका अल्फा करेक्ट मानेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन इज चेंजिंग लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो सिमिलर क्वांटिटी हैव नो यूनिट। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज हमारे पास आएगा। तो डेल्टा इज करेक्ट आंसर, क्योंकि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। Greatest stress that material can bear without losing their straight line proportionality between stress and strain is called। तो स्टूडेंट यील्ड पॉइंट वो नुकता होता है यहाँ से प्रोपोर्शनल लिमिट हमारी परमानेंट चेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इज राइट आंसर। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करती है। जैसे आप फोर्स के बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान अगर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। ग्राफ हमारा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तो नहीं हो सकती, वो तो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल जिसके साथ अपनी शेप को बरकरार रख सकता है। और ब्रेकिंग पॉइंट तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद में आ जाकर आएगा। तो प्रोपोर्शनल लिमिट जो होती है इसको हम कहते हैं जिसके अंदर मटेरियल स्ट्रेट लाइन के अंदर ग्राफ देता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। इन इंसुलेटर वी फाउंड फुल वैलेंस बैंड, लार्ज एनर्जी गैप, पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड। तो बच्चों इंसुलेटर के अंदर दोनों ही प्रोबेबिलिटी होती हैं। एक तो इसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और दूसरा फुल वैलेंस बैंड हो सकता है इसका। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों ही करेक्ट होंगे, ए एंड बी। तो इसके अंदर आप डेल्टा को टिक कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एलिमेंट।
पहले तो डोनर एलिमेंट के बारे में देखें। डोनर एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हैं। एक्सेप्टर एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखते हैं। एंटीमनी के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फास्फोरस में भी आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के 3। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डोनर कौन सा नहीं होगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो ये एक एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो ये हमारा एक्सेप्टर एलिमेंट होगा, डोनर एलिमेंट नहीं होगा। ये एमसीक्यू नंबर 10 था। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आपने देखना है 11th एमसीक्यू, मर्करी बिकम सुपर कंडक्टर एट 1.18 केल्विन। इसके अंदर अगर आप देखें 1.18 केल्विन, तो किसका होता है ये टेम्परेचर आपके पास? 1.18 केल्विन हमारे पास होगा एल्यूमिनियम का, और 4.2 केल्विन किसका होता है? मरकरी का। 7.2 केल्विन हमारे पास किसका होगा? ये हमारे पास होगा लेड का। और उसके बाद यूज किया है मैंने -110, ये होता है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों उसने पूछा कौन सा था? मरकरी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बीटा का। दोबारा सुन लें, ये सारे आंसर याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकते हैं पेपर में आपसे। तो पहला ए जो है वो 1.18 किसका होता है? दैट इज एल्यूमिनियम। और 4.2 किसका होगा? मरकरी का। 7.2 किसका होगा? लेड का। और -110, या इसको लिखते हैं 163 हमारे पास। ये आना तो -110 नहीं आना, ये डिग्री में लें इसको। -110 डिग्री अगर दिया जाए आपको, तो वो किसका होगा? ये एट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड का। या इसकी जगह पे बेहतर ये है कि आप 163 केल्विन लिख लें, वो इससे भी बेहतर रहेगा। 163 केल्विन में आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ताकि इस तरीके से आपको याद भी रह जाए। तो ये किसका होगा? ये एट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड का। तो बच्चों उसने तो मरकरी का पूछा था, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बीटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है एक्चुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। एक्चुअल सोर्स हम पीछे पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म का फिनोमेना बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन सॉलिड व्हिच कोऑपरेट atoms so cooperate with each other so exhibit a strong magnetic field are called ferromagnetic material। जैसा कि आयरन इज एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें पहले तो एटम जो है वो कोऑपरेट करके डोमेन बनाते हैं। डोमेन के अंदर 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 16 तक एटम हो सकते हैं। और उन डोमेन के अंदर जो है ना, वो अपनी अपने डोमेन मिलकर उसके अंदर टाइनी मैग्नेट छोटे से बना देते हैं। और नेट मैग्नेटिक इफेक्ट 0 होता है, लेकिन आप जब आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो फौरी तौर पर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो उसमें एटम कोऑपरेट करते हैं, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। अगर स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेट आपस में कोऑपरेट करेंगे तो वो कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। खैर सुपर मैग्नेटिक, हैवी मैग्नेटिक की यहाँ पे डेफिनेशन नहीं करेंगे हम यहाँ पे। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। अब ये देखना है कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होती हैं, वो टेम्परेचर क्या होगा? क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए इसकी वैल्यू होती है 750, बुक बेस्ड नॉलेज है ये तो। नेक्स्ट एमसीक्यू है एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल फॉर आयरन इज लेस देन फॉर द स्टील। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा करेक्ट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी लेस देन होती है? अगर हिस्टोसिस लॉस का आप ग्राफ देखते हैं, तो उनके अंदर देखें, ये वाला जो ग्राफ नजर आ रहा है, इसके अंदर कोरसिविटी भी स्टील की ज्यादा होती है और रिटेंटिविटी भी इसकी ज्यादा होती है। जिस मटेरियल की कोरसिविटी और रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, उसका एरिया जो है वो हिस्टैरिसीस लूप का ज्यादा होगा, मीन मोर एनर्जी डेसिपेशन शो करेगा, जो हमारे पास हाई स्टील होगा। उसके बाद अगर सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, इसकी कोरसिविटी और रिटेंटिविटी कम होती है, इसका एरिया ऑफ जो हमारे पास लूप होता है हिस्टैरिसीस का, वो कम होता है, इजीली मैग्नेटाइज और इजीली क्या हो जाता है? ये डीमैग्नेटाइज। इसलिए हमारे पास बेस्ट आंसर क्या होगा कि एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल फॉर आयरन इज स्मॉलर देन फॉर स्टील। तो ये बच्चों याद रखना, उसकी वजह मैंने बता दी है कि उनके अंदर रिटेंटिविटी स्टील की एज कम्पेयर टू आयरन ज्यादा है, और कोरसिविटी भी स्टील की एज कम्पेयर टू आयरन ज्यादा हो। लेकिन आयरन जो होगा उसमें फिर एनर्जी डेसिपेशन क्या होगी? कम, बिकॉज आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है? डीमैग्नेटाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू था बच्चों आपके पास 16, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी या मटेरियल कैन विथस्टैंड इज कॉल्ड यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। पीछे भी एमसीक्यू हमने रिपीट किया था। इसके अंदर हमारे पास सी करेक्ट आंसर होगा। इलास्टिक स्ट्रेस तो वो होते हैं कि स्ट्रेस रिमूव करें, मटेरियल अगेन दोबारा हासिल कर ले शेप।
प्लास्टिक स्ट्रेस वो होती है स्ट्रेस लगाने से परमानेंट चेंज होगा, वो प्लास्टिक स्ट्रेस होगी। प्लास्टिक स्ट्रेस का दूसरा नेम होता है परमानेंट स्ट्रेस। ये बी और डी का मतलब सेम है, याद रखिएगा। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपके आ सकते हैं कि परमानेंट स्ट्रेस की एग्जांपल क्या होगी आपके पास, वो हमारे पास प्लास्टिक स्ट्रेस कहलाएगी। और जो इलास्टिक स्ट्रेस है वो टेम्परेरी होता है, दैट इज टेम्परेरी, दैट इज परमानेंट, दोनों में ये डिफरेंस होगा। और जो मैक्सिमम स्टेट बरकरार रखता है मटेरियल, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यूटीएस लिख देते हैं इसको हम। 17 MCQ है, द सब्सटेंस या आ सब्सटेंस दैट अंडरगो अ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टाइल। तो डक्टाइल को बच्चों भी कह सकते हैं, इलास्टिक भी कह सकते हैं, कि जिनके अंदर हम बॉडी को अपनी मर्जी के साथ शेप दे दें, वो मटेरियल कौन से होते हैं, डक्टाइल। तो ब्रिटल जो होते हैं ये हाईली डिसऑर्डर को शो करते हैं, जैसा कि ग्लास वगैरह फौरी टूट जाते हैं। ये हमारे पास इजीली इसको हम तोड़कर चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ग्लास इज ट्रीटेड एज सॉलिड लिक्विड बिकॉज ब्यूटीफुल एंड हार्ड, नो। इट इज हार्ड एंड अरेंज्ड मॉलिक्यूल, नो। इट इज ट्रांसपेरेंट, नो। इट हैज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। चूंकि ट्रांसपेरेंसी की वजह से नहीं हम उसको लिक्विड कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर, जैसे लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल रैंडमली फिर रहे होते हैं ना, मतलब कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है लिक्विड में, कोई किधर जा रहा है, बिल्कुल सॉलिड में भी ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास को जब हम कूलिंग के लिए रखते हैं ना, ये फौरी ठंडा हो जाता है, उस वजह से जो एटम जहां पे पड़ा होता है वहीं फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसके दरमियान वेल अरेंज पैटर्न नहीं मिलता। ट्रांसपेरेंट तो हो सकता है लेकिन इसमें वेल अरेंजमेंट कभी नहीं मिलता, उसी वजह से इसको सॉलिड लिक्विड का नाम देते हैं। जैसे लिक्विड में मालिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, इसमें भी मालिक्यूल रैंडमली अटैच हो जाते हैं। The magnetization as well as demagnetization of steel is easy, no it is very difficult। उसकी मैंने लॉजिक पहले दे चुका हूँ आपको कि इसकी कोरसिविटी और रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, इसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए होगा आपको इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। अगर एटम एक दफा लाइन अप हो गए तो दोबारा इनको मतलब डी लाइन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, सॉफ्ट आयरन इजिली दैट कैन बी डन। क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजिली मैग्नेटाइज होता है, इजिली डीमैग्नेटाइज, तो इसका यहीं पे आंसर मिल गया आपको, तो इसको आप यहीं पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बीटा इज करेक्ट आंसर, इजिली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। इसी वजह से हम ट्रांसफार्मर में आयरन कोर यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, जिससे एनर्जी लॉस कम होता है। A permanent magnet must have high retentivity and high coercivity। तो ये हम बार बार ये फिक्रा बोलते हैं ताकि ये एमसीक्यू आपको जहन में बैठ जाए कि हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी हाई रिटेंटिविटी होती है, हाई कोर्सिविटी होती है, तो अल्फा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यू हमारे पास है 21। Electronic conduction in semiconductor take place due to the movement of electron, proton, holes, both electron holes। बच्चों याद रखिएगा, ये हमने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से, और उसके बाद गैसेस के अंदर होती है इलेक्ट्रॉन और आयंस की वजह से, मेटल्स में होती है सिर्फ आयंस की वजह से। तो इसका बच्चों हमारे पास में सेमीकंडक्टर पूछा था, तो इसका क्या आएगा, डेल्टा बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड की तरफ से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे और होल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे, इसलिए दोनों की वजह से फ्लो करता है सेमीकंडक्टर के अंदर। इसका एक डायमेंशनल लेक्चर में नोट करवाया हुआ है, उसका लिंक देख के उसमें बेहतरीन तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज यूजली कॉल्ड, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है, लिहाजा वो एक्सेप्टर है, जिसकी एग्जांपल हम एल्यूमिनियम दे सकते हैं। डोनर है, जो डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, जैसा कि फास्फोरस है, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखेगा, वो क्या होगा, डोनर। रेक्टिफायर तो सर्किट होता है जो हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास बैक टू बैक 2 पीएन जंक्शन होते हैं, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं इसके अंदर। 23 एमसीक्यूज है। प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर जो होते हैं बच्चे वो इंट्रिंसिक होते हैं, विदाउट एनी डोपिंग, दैट आर कॉल्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बाई नेचुरल, जो चीज नेचुरल मौजूद है वो इंट्रिंसिक है। अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, डॉप्ड को पी टाइप कहेंगे, पी टाइप भी डॉपिंग की कैसे बनाते हैं, एन टाइप की डॉपिंग से ही बनाते हैं। दैट इज द एक्सट्रिंसिक, दैट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक तो हो नहीं सकता, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसका आप लगाओगे एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की मदद से दोनों आप बना सकते हैं, एन टाइप और
पी टाइप, तो बेस्ट आंसर इसका एक्सट्रिंसिक होगा, जिससे आप इस तरह का मटेरियल सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अगर प्योर क्रिस्टल को आप ट्राइवेलेंट से डाल दोगे तो वो पी टाइप बन जाएगा। अगर प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के अंदर आप कोई पेंटावेलेंट जैसा कि फास्फोरस डाल देते हैं तो वो एन टाइप बन जाती है। द कंडक्शन बैंड लाइज, कंडक्शन बैंड कहाँ पे बच्चों लाई करता है? बिलो वैलेंस बैंड। हो बिलो वैलेंस बैंड सारे कंप्लीटली फील्ड बैंड होते हैं। अबव वैलेंस बैंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। वैलेंस बैंड के ऊपर सबसे आउटर मोस्ट बैंड जो है वो हम कंडक्शन बैंड मानेंगे, इसका बीटा ही करेक्ट करें। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यू आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एमडी कैट का एमसीक्यू है, आयरन इज लेस इलास्टिक देन रबर, आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर, दैट इज अ करेक्ट रिजल्ट। अब ये इसके अंदर एमसीक्यू में थोड़ी सी बच्चों को हो जाती है कि वो कहते हैं कि प्लास्टिक को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, तो रबर जो है ना उसकी मतलब स्ट्रेचिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो डक्टाइल नहीं होता। रबर को हम तोड़कर डक्टाइल की फॉर्म के अंदर उसको चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा हम यूं कहेंगे आयरन जो है मोर इलास्टिक है। इलास्टिक लेना हम डक्टाइल की मीनिंग के अंदर, जिसको तोड़कर शीटें वगैरह मतलब तारें वगैरह बनाए जा सकें, वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं। अब हम अगर रबर की बात करें तो रबर जो है ना वो मतलब उसके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो इलास्टिक नहीं होती। इलास्टिक के मीनिंग में ही रबर को नहीं कंसिडर करते हम। एट जीरो केल्विन द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज, वो जो कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर होता है और ये क्या होता है, एम्प्टी होता है 0 केल्विन के ऊपर, तो इसका चार्ली करेक्ट होगा। और अगर रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो वो पार्शली फिल्ड होगा, अगर 0 केल्विन पे करेंगे तो वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा। इसलिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं 0 केल्विन के ऊपर उनको कहते हैं इंसुलेटर, और रूम टेम्परेचर पर वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। चूंकि सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ने से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होते हैं, और पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन और होल फील्ड में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तौर पे काम करेंगे, रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरह से इसकी वजह क्या होती है, टेम्परेचर राइज करने से सेमीकंडक्टर के कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल फ्री होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम इसका चार्ली करेक्ट मानते हैं। इसके अंदर एम्प्टी होता है आउटरमोस्ट। लिक्विड विच डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इसके अंदर सारे एटम रेगुलर शेप में होते हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। पहले का बच्चों आप आंसर क्या लगाओगे, ये कौन सा होगा हमारे पास, एमॉर्फस होगा, पहले को आप एमॉर्फस मानो, और दूसरे का क्या होगा, नन ऑफ दीज। चूंकि इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस स्ट्रेन का सॉरी स्ट्रेन जो होती है रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टाइल, तो बच्चों इसका लेड होगा, लेड को तोड़कर हम डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि ग्लास जो है वो वैसे ही हमारे पास ब्रिटल सब्सटेंस है, वाटर जो है और गैसेस जो है इनको तो हम हार्ड मटेरियल में लेते ही नहीं है। प्रोसेस ऑफ एडिंग सुटेबल इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग के लिए हम 1 to 10⁶ एटम की रेशियो लेते हैं, 1 to 10⁶ लिमिट याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन कितनी होती है, 77 केल्विन, ये भी बुक बेस है आपका, सुपर कंडक्टर का टॉपिक भी एमसीक्यू लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, ये हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज 750, रिपीट हो गया एमसीक्यू, पीछे मैंने बताया था। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जिसके ऊपर फेरो जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसके अंदर हमारा कंडक्टर जो है वो जिसकी रेजिस्टिविटी डिसअपेयर हो जाती है, और उसको हम सुपर कंडक्टर कहेंगे, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जैसा कि मैंने बोला था कि एल्यूमिनियम का 1.1 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर है, मरकरी का हमारे पास 4.2 केल्विन था, और इसके बाद हमने देखा था लेड का 7.2 केल्विन था, और इसी तरह से हमने देखा यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड का 163 केल्विन या -110 डिग्री सेल्सियस था। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होल, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, होल का। इसका डेल्टा है, सीधी सी लाइन है। ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स 13 चैप्टर में भी एमसीक्यू दिया था, इसमें भी है। इसका आंसर क्या होगा, ये रेजिस्टिविटी का उलट होगा, कंडक्टिविटी। ओहम मीटर यूनिट किसका होगा, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी।
A substance which have empty conduction band is called, इसमें conduction band empty हो, मतलब conduction कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसका हम क्या कहेंगे? It will becomes the insulator. जैसा भी मैंने बताया था कि 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वो इंसुलेटर बन जाता है. The temperature at which a substance becomes superconductor is known as critical temperature. इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताई है कि अगर हम बात किसी करेंगे एल्यूमिनियम की, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन. अगर हम बात करते हैं मरकरी की, उसका 4.2 केल्विन. अगर हम बात करते हैं लेड की, उसका 7.2 केल्विन. अगर हम बात करेंगे यार्टियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की, उसका 163 केल्विन और -110 डिग्री सेल्सियस में होगा. अल्लाह हाफिज. फिजिक्स पॉइंट बाय आसर शीर से. Student, please like, share and subscribe with your friends.